नेपाल में जो हाल में उथल पुथल हुई है, आज हम उसी पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ अच्छे लेख और विश्लेषण हैं जो इस पूरी सिचुएशन को समझने में मदद कर सकते हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बस एक राजनीतिक हलचल है जो गुजर जाएगी, या ये किसी गहरे लंबे चलने वाले संकट का इशारा है? सही सवाल है। चलिए देखते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई एक सरकारी फैसले से। हाँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अचानक बैन लगा दिया गया। सरकार का कहना था कि कंपनियां लोकल नियम नहीं मान रही थीं और ये कदम मतलब साइबर अपराध रोकने के लिए था। हाँ, और मजे की बात ये हुई, मतलब दिलचस्प बात ये थी कि इस बैन ने फौरन ही युवाओं को सड़कों पर ला दिया। अच्छा। हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे थे, छात्र थे जो विरोध कर रहे थे। इसे जेन ज़ी आंदोलन कहा जाने लगा। और उनके नारे भी बड़े साफ थे कि भाई भ्रष्टाचार रोको, सोशल मीडिया नहीं। ओह, लेकिन ये विरोध फिर शांतिपूर्ण नहीं रहा है ना, जल्दी हिंसा भड़क उठी। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि पुलिस फायरिंग हुई, कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा घायल हुए। इतना ज्यादा? हाँ, तो दबाव बहुत बढ़ गया और सरकार को बैन हटाना पड़ा। पर तब तक माहौल काफी बिगड़ चुका था। बहुत ज्यादा। और देखिए, ये सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी जैसा था। अच्छा। असल गुस्सा तो वो सालों से जमा हो रहा था। भ्रष्टाचार को लेके भाई भतीजावाद, खासकर वो नेपो किड्स वाला मामला सामने आया। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। नेताओं के बच्चों की लाइफस्टाइल। बिल्कुल। उनकी वो आलीशान जिंदगी जो सोशल मीडिया पर दिखती थी, उसने बहुत गुस्सा भड़काया और साथ ही पूरा जो राजनीतिक वर्ग है उससे एक तरह का मोह भंग। और इसी दबाव में फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या उनके जाने से मतलब मामला सुलझ गया? लगता तो नहीं। नहीं, बल्कि एक नया चेहरा उभरा है, काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह। बालेन, जो पूर्व रैपर भी हैं। हाँ वही बालेन। वो अपने भ्रष्टाचार विरोधी स्टैंड की वजह से काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर युवाओं में। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ इन हाल की घटनाओं का नतीजा नहीं है। अच्छा, मतलब ये और भी पुराना है? हाँ, देखिए, 2008 में जब से राजशाही खत्म हुई है, नेपाल ने राजनीतिक स्थिरता देखी ही नहीं है। आप सोचिए, पिछले 17 सालों में 13 सरकारें। 13 सरकारें, बाप रे। हाँ, तो जनता जो है वो पुरानी पार्टियों से, चाहे वो किसी भी तरफ की हो, बुरी तरह से थक चुकी है, पक चुकी है। समझ आता है। और इस राजनीतिक अस्थिरता के नीचे शायद और भी गहरे मुद्दे हैं, जैसे संविधान को लेकर कुछ शिकायतें। बिल्कुल। 2015 का जो संविधान बना, उसे लेकर तराई के मदेसी समुदाय जैसे कई समूहों के पुरानी शिकायतें हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि जो नया संघीय ढांचा बना या नागरिकता के जो नियम हैं, उनमें उन्हें हाशिए पर रखा गया है। सरकारी नौकरियों में, सेना में प्रतिनिधित्व का सवाल, ये सब अनसुलझे मुद्दे हैं। और इसके साथ ही शायद आर्थिक मुद्दे भी हैं, बेरोजगारी वगैरह। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। युवाओं में बेरोजगारी दर करीब 20% तक है। 20%? जी। और सिर्फ पिछले साल सोचिए, 7,40,000 से ज्यादा युवा काम की तलाश में देश छोड़कर चले गए। 7.5 लाख एक साल में? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि देश में मौके कितने कम हैं। जीडीपी बढ़ रही है ऐसा कहा जाता है, पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये वाकई चिंता की बात है। और इस सब अंदरूनी खींचतान के बीच बाहरी ताकतें भी है ना, भारत और चीन का एंगल। हाँ बिल्कुल। भारत के साथ वो सीमा विवाद तो है ही, काला पानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेख वाले इलाके। और दूसरी तरफ चीन का प्रभाव भी बढ़ रहा है। जैसे जब ये सोशल मीडिया बैन लगा तो चीनी ऐप टिकटॉक को छूट मिल गई। अच्छा, क्यों? कहा गया कि उसने स्थानीय नियम मान लिए थे, जबकि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे पश्चिमी प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी गई। तो ये भू राजनीति भी मामले को और उलझा देती है। तो अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल में जैसे 3 अलग अलग खेमे बन रहे हैं। हाँ, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 3 धाराएं दिख रही हैं। एक तरफ तो ये पुरानी राजनीतिक पार्टियां जिनसे लोग निराश हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये जेन ज़ी आंदोलन और बालिंशा जैसे नए चेहरे हैं जो सुधार और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। और तीसरा कौन है? और तीसरी एक ऐसी धारा भी मजबूत हो रही है जो राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी चाहती है। ओह, ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये तो विरोधाभास है। एक तबका भविष्य में सुधार देख रहा है, दूसरा अतीत में लौटना चाहता है। तो कुल मिलाकर ये संकट सिर्फ एक प्रधानमंत्री के इस्तीफे या सोशल मीडिया बैन से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। ये दशकों से चले आ रहे जो प्रणालीगत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, समाज का बंटवारा, आर्थिक नाउमीदी और भारी दबाव, ये उन सबका नतीजा है। ओली का इस्तीफा ठीक है, शायद थोड़ी देर के लिए तनाव कम कर दे, लेकिन असली सवाल तो ये है
कि क्या व्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव आएगा, या फिर वही पुरानी पार्टियां घूम फिर कर वापस आ जाएंगी। हाँ, और हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे। और ये जो मुद्दे हैं संवैधानिक, जातीय, आर्थिक, जो अनसुलझे पड़े हैं, इनमें भविष्य में और बड़े संकट पैदा करने की पूरी क्षमता है। ऐसा लग रहा है कि नेपाल वाकई एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ नई पीढ़ी का बदलाव का सपना, दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था और तीसरी तरफ अतीत की ओर वापसी। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब किसी देश की पूरी युवा पीढ़ी को अपने ही मुल्क में कोई भविष्य ना दिखे और वो सड़कों पर उतर आए, और उसी वक्त एक दूसरा ताकतवर समूह इतिहास का पहिया पीछे घुमाना चाहे, तो क्या इतनी अलग अलग बंटी हुई उम्मीदों वाला लोकतंत्र सच में स्थिर रह सकता है? ये एक बड़ा सवाल है।